होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे आज हम दिन की शुरुआत करेंगे माता कामना के दर्शन से। तो चलिए चलते हैं कामना देवी टेम्पल। आधे घंटे में करीबन सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। कामना देवी मंदिर शिमला बिलासपुर रोड पर बालूगंज से पहुंचा जा सकता है। प्रॉस्पेक्ट हिल नामक पहाड़ी की चोटी पर एक संकरे रास्ते से कड़ी चढ़ाई चढ़कर 15 से 20 मिनट में हम कामना देवी मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर तक गाड़ियां भी जाती है। ध्यान रहे रास्ते में बहुत सारे बंदर हैं, तो अपना कीमती सामान संभाल के रखें। जंगा के राणा द्वारा निर्मित ये सुंदर मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां दुर्गा उन सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है जो पूरी आस्था और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं, और इसीलिए ये देवी कामना देवी के नाम से जानी जाती है। लुभावने पहाड़ और सुरम्य घाटियों से घिरा कामना देवी का मंदिर छुट्टियों के लिए आए सभी उम्र के लोगों के लिए एक जादुई वातावरण प्रदान करती है। 2155 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर शिमला के कुछ निचले प्रमुख स्थानों का उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से आप तारा देवी, सोलन जिले के कुछ हिस्से, पुराना शिमला और चूर चांदनी धार जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की एक श्रृंखला देख सकते हैं। यहाँ पर तेज बहती हवा के झोंकों को देवदार के पेड़ों से टकराते हुए आप सुन सकते हैं। चाहे आप प्रकृति के प्रशंसक हो, साहसिक उत्साही हो या फिर भक्त हो, शिमला में कामना देवी मंदिर आपको एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। इस वातावरण की सुंदरता और शांति को अनुभव करने के लिए पर्यटक इस मंदिर में आते हैं। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 8:30 से सूर्यास्त तक है। कामना देवी के दर्शन के बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं वाइसरीगल लॉज एंड बॉटानिकल गार्डन्स की ओर। मंदिर से अगर हम सुबह 10:15 बजे तक भी निकले तो 15 मिनट में करीबन सुबह 10:30 बजे तक वाइसरीगल लॉज एंड बॉटानिकल गार्डन्स पहुंच जाते हैं। राष्ट्रपति निवास, जिसे पहले वाइसरीगल लॉज के नाम से जाना जाता था, शिमला की वेधशाला पहाड़ियों पर स्थित है। ये पहले भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय का निवास था। इसमें ब्रिटिश शासन के समय के कुछ प्राचीन लेख और तस्वीरें देख सकते हैं। वाइसरीगल लॉज को ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी अर्विन द्वारा डिजाइन किया गया था और वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जैकोबेतन शैली में बनाया गया था। इसका निर्माण 1880 में शुरू होकर लगभग 1888 में पूरा हो गया। वाइसरीगल लॉज की इमारत हल्के नीले भूरे रंग के पत्थर की है। मुख्य भवन का आंतरिक भाग विस्तृत लकड़ी के काम के लिए विख्यात है, जो समय की कसौटी पर आज भी खरा उतरा है। इस निवास का मुख्य आकर्षण अखरोट की लकड़ी की दीवारों से बनी छत है। भवन के सामने बना बॉटानिकल गार्डन अर्थात वनस्पति उद्यान बहुत सुंदर है और इसमें अद्वितीय प्रकार के पेड़ और फूल मौजूद हैं। देश आजाद होने पर इस वास्तु का उपयोग राष्ट्रपति निवास के रूप में किया जाने लगा, लेकिन भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला भारत के राष्ट्रपति के लिए बहुत कम उपयोग की थी, जो वर्ष में केवल कुछ दिनों के लिए ही इसका दौरा किया करते थे। इसलिए प्रोफेसर एस राधाकृष्णन ने इस भवन को अकादमिक उपयोग में लाने के बारे में सोचा। वर्तमान में इसमें उन्नत अध्ययन संस्थान है और एक भव्य पुस्तकालय भी है। संग्रहालय के लिए टिकट की कीमत 200 रुपए है और अगर आप महल में घूमना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क 30 रुपए है। यहाँ आप चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं, जो इमारत से संबंधित हर विवरण को इसके सभी ऐतिहासिक महत्व के साथ समझाता है। वाइसरीगल लॉज एंड बॉटनिकल गार्डन्स में अच्छा खासा समय बिताकर अब हम बढ़ेंगे हिमाचल स्टेट म्यूजियम की ओर। वाइसरीगल लॉज से अगर हम सुबह 11:30 बजे भी निकलें तो करीबन 15 मिनट में सुबह 11:45 बजे तक हिमाचल स्टेट म्यूजियम पहुंच जाएंगे। पहाड़ी की चोटी पर स्थित हिमाचल राज्य संग्रहालय उत्तरी राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को जानने का मौका देता है।
हिमाचल राज्य संग्रहालय कभी लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड का निवास स्थान था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सैन्य सचिव थे। स्वतंत्रता के कई वर्षों के बाद ये हवेली भारत सरकार के कई अधिकारियों का घर बन गई। हालांकि 26 जनवरी 1974 को ऐतिहासिक और पुरातात्विक कलाकृतियों को संरक्षित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ इस हवेली को अंततः एक संग्रहालय में बदल दिया गया था। तब से यह संग्रहालय विभिन्न प्रकार के चित्र, सिक्के, तस्वीरें और मूर्तियों को एकत्र करता है, जो अन्यथा विलुप्त हो जाते। हिमाचल राज्य संग्रहालय को प्री हिस्टोरिक गैलरी, वुड कार्विंग गैलरी, वॉल पेंटिंग गैलरी, आर्कियोलॉजी गैलरी और न्यूमिस्मेटिक गैलरी ऐसे 5 मुख्य दीर्घाओं में विभाजित किया गया है। संग्रहालय की सबसे खास विशेषता 8वीं शताब्दी के पत्थर के चित्र हैं। पेंटिंग सेक्शन में आपको हिमाचल में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और संस्कृति देखने मिलेगी। संग्रहालय का प्रवेश शुल्क 50 रुपए है। हिमाचल स्टेट म्यूजियम से अब चलते हैं हिमालयन बर्ड पार्क की ओर। संग्रहालय से अगर हम दोपहर 1:30 बजे भी निकले तो करीबन 15 मिनट में दोपहर 1:45 बजे तक हिमालयन बर्ड पार्क पहुंच जाएंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के पास स्थित हिमालयन बर्ड पार्क कई प्रकार के पक्षियों को खुलेआम बिना पिंजरों के घूमते देखने का स्थान है। यहाँ का टिकट सिर्फ 20 रुपए है और यहाँ उचित पार्किंग भी उपलब्ध है। हिमालयन बर्ड पार्क में आप विविध प्रकार के तीतर और मोर जैसे पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि संग्रहालयों में देखा जाता है, आप यहाँ स्टफ्ड एनिमल्स का एक सेक्शन भी देख सकते हैं। एक छोटा सा पार्क होने के कारण आप कुछ ही समय में ये पार्क घूम सकते हैं। बहुत भूख लगी होगी, है ना? तो चलिए लंच करने चलते हैं द ब्लॉसम्स में। हिमालयन बर्ड पार्क से दोपहर 2:15 बजे भी निकले तो 15 मिनट में दोपहर 2:30 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। द ब्लॉसम्स बालूगंज पुलिस स्टेशन के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, जो विभिन्न प्रकार के मोमोज, सैंडविच, टिक्की और चॉपसी जैसे स्वादिष्ट चाइनीज, भारतीय और कॉन्टिनेंटल व्यंजन परोसता है। बढ़िया खाने के साथ यहाँ तरह तरह के मिल्क शेक भी प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। द ब्लॉसम्स में लंच के बाद अब हम चलेंगे तारा देवी टेम्पल। रेस्टोरेंट से अगर दोपहर 3:30 बजे तक निकले तो 45 मिनट में करीबन दोपहर 4:15 बजे तक तारा देवी के मंदिर में पहुंच जाएंगे। शिमला शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर तारा देवी मंदिर समुद्र तल से 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थापित है। ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और हरे भरे हरियाली के मनोरम दृश्य से घिरा ये मंदिर शिमला के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है। मंदिर में एक दिव्य वातावरण है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी भारी भीड़ को आकर्षित करता है। 250 साल पहले के इतिहास को देखते हुए मंदिर की उत्पत्ति के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कहानी है। प्रचलित मान्यता के अनुसार देवी तारा की मूर्ति को पश्चिम बंगाल से हिमाचल प्रदेश लाया गया था। कहा जाता है कि सेन वंश के एक राजा भूपेंद्र सेन सोने के लॉकेट के रूप में अपने निजी परिवार के देवता की एक छोटी मूर्ति के साथ इस क्षेत्र में आए थे। वे इस आभूषण को अपनी ऊपरी भुजा में धारण करते थे। एक दिन जुग्गर के घने जंगल में शिकार करते हुए वे घर वापस जाने का रास्ता भूल गए और वहीं सो गए। सोते समय उन्होंने सपना देखा कि देवी तारा और उनके द्वारपाल भगवान हनुमान और भैरव ने उनसे लोगों के सामने उनका अनावरण करने का अनुरोध किया। तुरंत राजा ने मां तारा की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला किया और मंदिर के निर्माण के लिए लगभग 50 बीघा भूमि दान की और इस जमीन पर बनाए गए मंदिर में माता की लकड़ी की मूर्ति स्थापित की। कुछ वर्षों बाद उसी वंश के एक और राजा बलबीर सेन को भी माता का दर्शन हुआ और फिर उन्होंने माता की अष्टधातु से बनी एक भव्य मूर्ति मंदिर में स्थापित की और तभी से सेन वंश के सदस्य पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं और हर साल अष्टमी के दिन अपने कुल देवी की पूजा करते हैं। तारा देवी मंदिर में हर रविवार और मंगलवार को लंगर का आयोजन किया जाता है, जहां भक्तों को भोजन प्रसाद परोसा जाता है। लंगर ज्यादातर उन भक्तों द्वारा आयोजित किया जाता है
जो अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद लंगर चढ़ाने का वादा करते हैं। मंदिर सभी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। एक जरूरी बात, चमड़े से बनी कोई भी चीज जैसे बेल्ट, बैग, जूते, बटुआ या अन्य सामान मंदिर में वर्जित है। तारा देवी के दर्शन कर और मंदिर के परिसर से दिखाई देने वाली प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेने के बाद चलिए अब हम वापसी का दौरा करते हुए बढ़ते हैं संकट मोचन मंदिर की ओर। तारा देवी मंदिर से अगर शाम 5 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 5:30 बजे तक संकट मोचन मंदिर पहुंच जाएंगे। संकट मोचन मंदिर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है जो कालका शिमला राजमार्ग पर समुद्र तल से 1975 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के हरे भरे पेड़ों के बीच स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक वन आच्छादित वातावरण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। जाखू मंदिर के बाद ये मंदिर शिमला का दूसरा सबसे अधिक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। संकट मोचन मंदिर की स्थापना 1950 में पूजनीय नीम करोली बाबा ने की थी। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्हें 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के बाहर जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास, तो संगीतकार कृष्णदास और जय उत्तल है। नीम करोली बाबा शिमला की सुंदरता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 10 से 12 दिन वन क्षेत्र में ही बिताए। यहाँ योग और ध्यान करते हुए बाबा को कुछ अंतः प्रेरणा मिली कि इस स्थल पर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाना चाहिए। बाबा ने अपने अनुयायियों को अपनी इच्छा जताई और अंततः 1962 के वर्ष में तत्कालीन उपराज्यपाल राजा बजरंग बहादुर सिंह और अन्य अनुयायियों ने मंदिर निर्माण का काम आरंभ कर दिया। मंदिर का उद्घाटन 21 जून 1966 को मंगलवार के दिन हुआ था। धीरे धीरे मंदिर ने बहुत लोकप्रियता और आस्था हासिल की। चूंकि ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है, हर मंगलवार और शनिवार को बहुत सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ बारी बारी से भक्तों द्वारा लंगर या भंडारा आयोजित किया जाता है। मंदिर के परिसर में नीम करोली बाबा को समर्पित भी एक छोटा मंदिर है, जिसे कुछ साल पहले ही बनाया गया था। संकट मोचन मंदिर में रामायण के पात्रों से सजा लकड़ी का एक नक्काशीदार प्रवेश द्वार है। मूर्तियों को इस तरह से स्थापित किया गया है कि मंदिर आकार में गोलाकार जैसे दिखता है। यहाँ स्थापित भगवान गणेश का मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली से प्रेरित है। परिसर में बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क और विभिन्न बीमारियों की दवाएं प्राप्त करने के लिए एक आयुर्वेदिक क्लिनिक भी है। संकट मोचन मंदिर में एक ध्यानपूर्ण वातावरण है जो आपके मन को शांत करता है। भक्ति भाव के साथ ही यहाँ से आप घाटी के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। ये मंदिर शाम के समय घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह है, जहां से शिमला शहर की दिल को छू लेने वाली सुंदरता को जगमगाती रोशनी से देखा जा सकता है। संकट मोचन मंदिर से चलिए अब हम डिनर करने चलते हैं कैफे सोल। मंदिर से अगर हम शाम 7 बजे निकलें तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:30 बजे तक मॉल रोड पर स्थित कैफे सोल पहुंच जाएंगे। कैफे सोल मैक्सिकन और इटालियन व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडोर और आउटडोर बैठने के दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। कैफे सोल में सालसा, नाचोज और पिज्जा लाजवाब मिलता है। मंद रोशनी के साथ साथ आप यहाँ लाइव बैंड का भी आनंद ले सकते हैं। कैफे सोल का माहौल बहुत अच्छा है, जो निश्चित रूप से आपके तनाव को कम करता है। कैफे सोल के अलावा अगर आप चाहें तो उसी के पास में स्थित आंटीज भी चल सकते हैं। आंटीज रेस्टोरेंट शिमला में इंडो चाइनीज और तिब्बती व्यंजनों का आनंद लेने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ की कीमतें बिल्कुल उचित है और खाना भी काफी स्वादिष्ट है। विभिन्न प्रकार के मोमोज, ग्रेवी नूडल्स और थुक्पा इनकी विशेषता है। जगह थोड़ी छोटी होने के कारण यहाँ आपको
थोड़ी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। भरपेट खाना खाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। रेस्टोरेंट से अगर रात 9:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 10 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे।